नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि आप हमें साथियों ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड से संबंधित विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे वो सेंटर लेवल के हों, हिस्ट्री सब्जेक्ट के, आप उन्हें क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलर फोरम वेबसाइट के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फिलर फोरम का ऐप के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर साथियों की 4 चीज़ें चल रही हैं। कौन कौन सी बता देता हूँ, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। एक, वीडियो के माध्यम से पढ़ाई होती है साथियों। दूसरा, जो बच जाती हैं चीज़ें, पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज़ें बच जाती हैं यहाँ पर, उन्हें मैं टेलीग्राम पोस्ट कर देता हूँ। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ना मिले तो टेलीग्राम पर जाइए, टाइप कीजिए हिस्ट्री यूजीसी नेट / फिलर फोरम, वो आ जाएगा, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और चौथा था तो हमारे क्या बोलते हैं, आपका एमसीक्यू की सीरीज चलाई जा रही है। उस वेबसाइट, एक नई वेबसाइट डेवलप हुई है जहाँ पर एमसीक्यू की सीरीज, एमसीक्यू डेली 5 आपको एमसीक्यू सोल्व करने के लिए दिए जाते हैं, उनको भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज हम जरा अपनी क्लास में देख लेते हैं इसके बाद में। तो हमारी क्लास में साथियों हमारा वही 1857 की क्रांति का चल रहा है। एक मिनट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, और इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारी जो क्लासेस थी साथियों, उसमें हमने देखा था आधुनिक भारत के अंदर कि कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ था, समाज किस तरफ से जा रहा था, और सैनिक विद्रोह के कौन कौन से प्रमुख कांड रहे थे। हैं, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, जन आंदोलन और सिपाहियों के विद्रोह करने के कौन कौन से कारण रहे थे, इन सभी के ऊपर हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर लिया है। आज का हमारा नया टॉपिक जो वो है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे। हालांकि एकमात्र इतिहासकार रहे हैं आरती मजूमदार साहब, उनका मानना है कि तथाकथित 1857 की क्रांति, तथाकथित 1857 की क्रांति ना तो क्रांति थी, ना ये अपने आप में पहली थी, और ना ये अपने आप में भारतीय क्रांति थी, भारतीय विद्रोह था। तो उनका अपना ये मत है आरती मजूमदार साहब का। क्यों? क्योंकि सबको अवार्ड चाहिए था। उसके बाद SSN करके थे एक, उन्होंने बहुत कुछ लिखा इसके ऊपर, मिल जाएगा आप सभी को। सभी हिस्ट्री के आप स्टूडेंट है और हायर एजुकेशन संबंध रखते हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम कि प्रमुख कारण कौन कौन से रहे साथियों इस 1857 की क्रांति को की वजह से कौन कौन से कारण रहे थे इसको। तो इसके कारण थे तो आर्थिक कारण सबसे पहले हम लेंगे। आर्थिक वो कौन कौन से कारण थे, आर्थिक इकोनॉमिकली कौन कौन से रीजन थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति भड़कने में इन्होंने सहयोग दिया। तो साथियों इसके कारण थे 1813 का मुक्त व्यापार नीति। एक तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था साथियों, उसमें अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या ऑर्डर पारित किया था कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाएगी। मतलब यहाँ से जो जाएगा माल उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, इंग्लैंड से जो माल आएगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो क्या हुआ, वहाँ का माल सस्ता हो गया, और यहाँ का जो हमारा लोकल इंडिया का जो माल था उसके ऊपर उन्होंने टैक्स की दरें बढ़ा दी थी। तो यहाँ का माल क्या हो गया, महंगा हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग सिस्टम, जो प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग सिस्टम जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। घरेलू कारखाने और घरेलू हथकरघा उद्योग के माध्यम से, साधारण तौर तरीकों के माध्यम से प्रोडक्ट को तैयार किया जाता था, चाहे वो कपड़े रहे हों, चाहे कोई किसी प्रकार का सामान रहा हो, और उनकी विदेशों में एक्सपोर्ट होता था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आकर के क्या कर दिया कि यहाँ से इंडिया के अंदर, ये सबको पता है यार, देखो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो इन चीज़ों को। 10+2 में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ सबको पता है चीज़ें। फिर मैं थोड़ा बता दूंगा आपको, ताकि आपके दिमाग में पूरा सी चीज़ों के लेकर समझ बने कि ओवरऑल सिस्टम क्या था। तो ब्रिटिशर्स ने आकर के क्या किया कि यहाँ के कब्जे क्षेत्रों को कब्जा करके कच्चा माल समेटना शुरू कर दिया। यहाँ से उन्होंने 2 चीज़ें चाहिए थी शायद। उपनिवेशवाद जब आया था ना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, मैंने बताया था आपको कि 2 चीज़ें खास तौर से, एक तो उन्होंने कच्चा माल चाहिए था अपने कारखानों के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए सस्ता, वो भी। दूसरा, उस रॉ मटेरियल के द्वारा प्रोडक्ट तैयार कर दी, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सामान को बेचने के लिए एक बाजार भी चाहिए। तो बहुत बड़ा बाजार चाहिए जहाँ पर वो अपने सामानों की खपत कर सकें। तो इंडिया के अंदर उन दोनों चीज़ें मिली, कच्चा माल मिला, उद्योग श्रमिक सस्ते मिले। ठीक है, और बहुत पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, तो बाजार ही बहुत बड़ा था। तो उन्होंने अपना माल यहाँ पर खपाया। ये सिस्टम था इंडिया के कंगाल होने का।
ठीक है। तो क्या हुआ, मुक्त व्यापार की नीति अपनाएगी, इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी बिल्कुल का ना के बराबर, और एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो क्या हुआ, यहाँ का माल महंगा और वहाँ का माल हो गया इंग्लैंड का सस्ता। तो इस वजह से क्या हुआ साथी, वो कम्पीट नहीं, दूसरी बात वो वहाँ इंग्लैंड का माल जो हमारे यहाँ के माल से कम्पीट नहीं कर पाया। क्यों, हमारा माल उनसे कम्पीट नहीं कर पाया, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या माल था है। ये जो प्रोडक्ट हुआ इंग्लैंड के अंदर, जो प्रोडक्ट तैयार हुए साथी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के यानी कि मशीनों के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा तैयार किए गए थे। और हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जो था वो इनके मुकाबले गुणवत्ता में, क्वालिटी में डाउन थे, हल्के थे। तो लोगों ने उनको ये प्रोडक्ट सस्ते पड़े। क्यों, क्योंकि मास प्रोडक्शन किया जाता था, हजारों लाखों की संख्या में प्रोडक्ट सामान तैयार किया जाता था, उसे बोलते हैं मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो वहाँ के प्रोडक्ट हमारे यहाँ की बजाय अच्छी क्वालिटी के थे और सस्ते थे, तो फिर बिकने शुरू हो गए साथियों। और हमारे यहाँ का देसी उद्योग, हथकरघा उद्योग सब धीरे धीरे करके खत्म हो गया। ये मेन आर्थिक कारणों में से एक कारण बताया मैंने आपको। हो गया भूमि हस्तांतरण क्या था कि सबको पता है कि राजस्व की दरें बढ़ा दी थी अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने लगान की दरें बढ़ा दी थी। तो क्या हुआ, और सबसे ज़्यादा उनको ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी थी, इजारेदारी जिसको कहते हैं, उसको ठेका दे दिया जाता था, जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन के उगा करके ब्रिटिशर्स को देगा। तो क्या हुआ, जमींदार जो सामंत जमींदार था, जिसको ठेका दिया जाता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ना चाहता था किसानों को। और समय पर कई बार क्या होता था, समय पर टैक्स ना चुकाने की वजह से उस जमींदार की ज़मीन जब्त कर ली जाती थी और उठा करके किसी दूसरे को दे दी जाती थी। इससे किसानों में रोष आ गया, जमींदार भड़क गए उनके खिलाफ विद्रोह। ये आर्थिक कारणों में एक और कारण बताया। और कृषकों की और कृषक और मजदूर की दशा, किसानों की और मजदूर की दशा बहुत बुरी हो गई थी साथियों। क्यों, जब भी देखिए साथ इकोनॉमी का बैठती है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव सबसे नीचे वाला जो तबका है ना, उसके ऊपर पड़ता है, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग जो खेती बाड़ी जुड़े हुए। हमारे यहाँ के साथियों पहले, अब तो थोड़ा कम हो गया है, 60 to 80% पॉपुलेशन कृषि और कृषि से संबंधित अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में जुड़ी हुई है। आज भी अगर आप देखो तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि के ऊपर निर्भर है बहुत हमारा समाज जो है। हमारे पूंजीवादी समाज नहीं है, हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारे साथियों। इंडिपेंडेंट लोग थे, सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। ठीक है, और रेल सेवा लेकर के आए 1853 के अंदर, सबको पता होगा, मुंबई थाने के बीच में जो रेल सेवा चली थी। और वो क्या बोलते हैं, उस रेल सेवा का मेन पर्पज़ क्या था साथियों ब्रिटिश का चलाने का, कि जो सूती कपड़ों बनाने के जो कपास चाहिए थे ना, उसको दूर दराज के क्षेत्रों से भी जल्दी कैसे कलेक्शन किया जाए, जल्दी कलेक्ट करके और मुंबई की पोर्ट पर लाया जाए, मुंबई की बंदरगाह पर लाया जाए। इसलिए उन्होंने रेल चलाई थी। इसलिए तिलक ने कहा था कि ये वो चीज़ है कि दूसरे की दुल्हन का श्रृंगार करने वाली बात है। ये ट्रेन के बारे में स्टेटमेंट दी बाल गंगाधर तिलक ने, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर बॉय एंड गर्ल्स नाउ। क्या कहा उन्होंने कि ये जो अंग्रेजों ने जो डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट जो कर रहे हैं हमारे समाज का, रेल वगैरह रेल जो बनाया है इन्होंने, रेल चलाई है, तो ये दूसरों की पत्नी का श्रृंगार करने के समान है। इससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। और बात भी सही थी उनकी। भाई इन ब्रिटिशर्स ने मुंबई थाने के बीच में चलाए थे, क्योंकि उनको दूर दराज से कपास इकट्ठा करना था, और कपास जितनी जल्दी गांठे कपास की इकट्ठे करके लोड करके ट्रेन के अंदर, और जितनी जल्दी वो पोर्ट पर लेकर के आएंगे, बंदरगाह पर लेकर के, उतनी जल्दी वहाँ से इकट्ठा करके शिप्स के माध्यम से इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड से कपड़े बनेंगे, कपड़े बना के फिर वापस आएगा वो, और उसी ट्रेन के माध्यम से पूरे बाजार में सप्लाई कर दिया जाएगा। ये था, लोगों को पता ही नहीं, आधे लोगों को, हमारे वालों लोगों को, बुद्धि भ्रष्ट हो रखे लोगों की। इंग्लैंड की देन है ट्रेन, कहते होंगे ना, आपको सबको पता है ब्रिटिशर्स ने चलाई। अरे गधो, क्यों चलाई ये तो बताओ, क्यों चलाई? कोई बेवकूफ़ है कि दूसरे देश में जा करके वहाँ पे डेवलपमेंट करेगा? कोई नहीं करता साथ, फ्री में कोई नहीं देता, कोई हमेशा ध्यान रखना। अरे ब्रिटिशर्स लोग जो सदा रहे हैं क्या बोलते विरोध में, और सदा जिन्होंने निचोड़ करके खाया पूरे वर्ल्ड को। मोर देन 40 to 52 कंट्रीज में ऐसा ही ओपनिंग और साम्राज्यवाद का नंगा नाच नचाया इन ब्रिटिशर्स ने। एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ट्रेन इसलिए इन्होंने चलाई थी। लोग क्या करते हैं, जितना उनको बताया जाता उतना ही देखते हैं, उससे ज़्यादा अवलोकन चिंतन मनन नहीं करते। यही कारण है कि उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वो सोच नहीं पाते, विश्लेषण नहीं कर पाते चीज़ों का कि क्या सही है, कितना सही है, क्यों सही है, क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, और क्यों है, क्यों के ऊपर नहीं। यही है फ़र्क साक्षर में, शिक्षा में साथियों। लोग पढ़ना जानते हैं। गांधी ने भी यही कहा था क्या, कि आज के समय में लोग पढ़ना सभी जानते हैं, लेकिन किसको क्या कब और क्यों पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। गांधी से सीखा हमने, आपको सीखना चाहिए।
तो रेल सेवा हो गई यहाँ पर। रेल सेवा जब चली साथियों तो कपास की ढुलाई के लिए, कपास की ढुलाई के लिए, और इससे रेशम और वस्त्र उद्योग हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। क्यों? कच्चा माल, रॉ मटेरियल सारा हमारा उधर चला गया, और वहाँ से बना हुआ सूती वस्त्र जो कि गढ़ था हमारा किसी ज़माने में, बंगाल था, सूती वस्त्रों का गढ़ हुआ करता था। बंगाल मतलब आदिकाल से चला आ रहा हमारा, सबको पता है। एंशिएंट इंडिया में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता था हमारा, पहला सूती वस्त्र, दूसरे मसाले, दक्षिण भारत में मसाले, उत्तर भारत से और पूर्वी भारत से कपड़े। कपड़ों में सबसे ज़्यादा सूती कपड़ों का योगदान होता था साथ एक्सपोर्ट की चीज़ों के अंदर। नहीं था, नंगे घूमते थे यार अंग्रेज, क्या बात करो। 16वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने स्पिनिंग जाकर के मशीनें वो खोज की, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, नंगे घूमते थे। या आदिवासी लोग रहते जो गुफाओं में रहने वाले, 2000 साल पहले के इतिहास पढ़ के देखोगे ना, पता लग जाएगा। हमारे यहाँ मौर्य एम्पायर था, डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। इंग्लैंड के अंदर कुछ नहीं था, यूरोप के अंदर लोग ऐसे घूमते थे, कोई खास नहीं थी उनके वहाँ। आज भी देखोगे तो कोई वो नहीं है। ये तो हमारे यहाँ तो चोर चोर का लेके गए, उसके ऊपर पैसे के ऊपर उन्होंने अपना पूंजीवादी समाज खड़ा किया। एक रॉबर्ट क्लाइव 900 जहाज लूट करके लेके गया था, राजू दीक्षित कहते हैं साथियों। रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं जहाज लूट के ले गया, तो 900 पानी के जहाज लूट के ले गए थे। कलाकृतियाँ, सोना चांदी हीरे जवाहरात मुक्ता माणी, बर्तन पीतल के, स्टील के, पीतल और तांबे के और सोना चांदी के बर्तन। वो इस समय बड़े बड़े लोग बर्तनों में खाना खाते थे, सोना चांदी के अंदर, से सबको पता होगा। छोटे बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग भी लोहे के बर्तन में खाते थे, स्टील नहीं था, ध्यान दीजिए, ना ही एल्युमिनियम था। आई बात समझ गए? गौरव क्या करो अपने प्राचीन इतिहास के ऊपर, प्राउड होना चाहिए। कब? जब पता होगा तभी तो प्राउड करोगे, पता नहीं तो ठप मामला। तो रेशम के वस्त्रों के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इसके ऊपर, ये हमारा सिस्टम सारा बैठ गया था यहाँ पर। और क्या हुआ? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कौन कौन से थे हमारे, इसको देख लेते साथियों एक बार जरा। राजनीतिक कारणों में से क्या था साथियों कि सहायक संधि और व्यक्तिगत की नीति। सहायक संधि के थ्रू ब्रिटिशर्स ने अपना एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया विभिन्न प्रकार के राज्यों के अंदर, और उनका जानकारी वहाँ से चुरा करके जुटाई और फिर उन्हीं के ऊपर हमला कर दिया। सबको पता, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। और व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। लैप्स की नीति के थ्रू हड़प लिया गया जिनके भी उत्तराधिकारी ना थे, हैं, राजा का बेटा राजा ना हो, राजा का बेटा पैदा ना हो या किसी कारणवश ना हो, रह पाए या कम समय में चल बसे, तो उसको ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य में ला लिया, ब्रिटिश राज्य में ला लेते थे। सबसे ताज़ा उदाहरण है झांसी की लक्ष्मीबाई का। राव गंगाधर के साथ उनकी शादी हुई थी और उनका पुत्र था, छोटा हुआ था, और वो कुछ ही समय के बाद चल बसा था। तो अंग्रेजों ने हड़पना चाहा उसको। उससे पहले ये क्या बोलते, उसका सदमा से वो राजा गंगाधर जो थे, रानी जी की झांसी बाई के पति जो थे, वो स्वयं चल बसे थे। तो अब राज्य खाली हो गया, सिंहासन विहीन हो गया। क्यों? राजा, पुत्र भी चला गया और उसके वियोग में राजा भी चले गए। अब क्या करें? अंग्रेजों को मौका मिलेगा, उन्होंने हड़पना चाहा, इसी कारण से ब्लट बजा। और भी बहुत सारी रियासतें हड़पी थी, सबको पता है। ये हो गया। प्रशासनिक कारण कौन कौन से साथियों? प्रशासनिक कारण में क्या था? भ्रष्ट प्रशासन, घूसखोरी बहुत ज़्यादा हुआ था, घूसखोरी बहुत ज़्यादा चलती थी। हाँ, कलेक्टर के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था। कलेक्टर के बताता हूँ क्या इतिहास रहा साथियों। कलेक्टर का क्या था कि जो डीएम, आज के जिसे हम डीएम बोलते उस समय का टैक्स कलेक्टर होता था वो, ठीक है, कलेक्टर साहब बोलते थे। तो कलेक्टर का हिस्सा होता था, जैसे कि जो राजस्व उगाता था ना, इकता प्रणाली के अंदर जो राजस्व उगाता था उसको 1/11 हिस्सा, 10वां हिस्सा देते थे। 10 हिस्से होते थे टैक्स कलेक्शन के, उसमें से 10 हिस्से राज्य को जाता, तो एक हिस्सा उसको खुद को मिलता था। जो जमींदार, जो टैक्स कलेक्शन का कलेक्टर था ना, उगाने के लिए जो था, उसको 10 हिस्से राज्य का, 11वां हिस्सा उसका खुद का होता था। उसको सैलरी नहीं मिलती थी, उसको हिस्सा मिलता था अमाउंट उस राजस्व में से, ठीक है। इसी कारण से वही कलेक्शन सिस्टम, कलेक्शन से कलेक्टर बना, इकट्ठा करना। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा घूसखोरी कलेक्टर करते हैं साथियों। डीएम बोले तो डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसको आप बोलते हैं। यूपीएससी वाले बड़े मारामारी करते उस चीज़ के लिए, उसका इतिहास किसी को पता ही नहीं, आधे लोगों को पता ही नहीं मामला क्या चल रहा है। यूपीएससी IAS IPS बन जाएंगे लोग, लेकिन माइंड सेटिंग वैसी रह जाती है। क्यों? एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा साथियों, ये गुलाम बनाने वाला सिस्टम हमारा। यही कारण है कि उनकी IAS IPS जो बनते हैं, उनका एक आँख में नेहरू होता है, एक आँख में गांधी, और उसी नज़रिए से देखते हैं, और स्टार लग जाते हैं तो वो अपने आप को VIP समझने लग जाते हैं। इंडियन की सबसे बुरी बीमारी है ये, इसे बोलते हैं लाल फित्ताशाही।
एक 2 मिनट लूँगा मैं साथियों, आपकी डिटेल बता देता हूँ। एक इतिहासकार हुए थे, एक रिसर्च स्कॉलर और साइकोलॉजिस्ट हुए थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा अपनी राइटिंग्स में, इंडियंस के बारे में बताता हूँ आज आपको। क्या लिखा उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, सरकारी अधिकारी, वो सरकारी अधिकारी जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है उन लोगों की सेवा करने के लिए। किन लोगों की सेवा करने के लिए? जो उसके नीचे आते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे कि एक डॉक्टर है, मान लीजिए सब गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसकी ड्यूटी क्या होती है? वो पब्लिक की सर्विस करे, सेवा करे, उनका देखभाल करे, उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट कहता है, लेकिन वो अधिकारी उन लोगों से दूरी बनाने में ज़्यादा अच्छाई समझता है, उन लोगों से, जिन लोगों से दूरी बनाने में अपने आप को वीआईपी समझता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये तेरे स्टेटस के नहीं है, अपने आप को ऊंचा उठाने की सोचता है वो, और उनसे दूरी बनाने की सोचता है, उन लोगों से दूरी बनाने की सोचता है जिनकी इससे अपेक्षा की जाती है कि ये आदमी, अधिकारी इन लोगों की सेवा करे, इन लोगों की सेवा करे। लेकिन ये अधिकारी क्या करता है? इन लोगों से दूरी बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस के नहीं है। 200 साल पहले लिख गया वो बंदा। यही है बीमारी सरकारी अधिकारियों की, चाहे एक पीएन ही क्यों ना हो, वो अपने आप को खुदा समझता है। भाई साहब, आ रही बात समझ में? थोड़ा सा नॉलेज भी लेनी चाहिए साथियों। खाली किताबी कीड़े मत बनिए, लकीर के फकीर मत बनिए, विश्लेषण और मन अपना भी धारणा बनाइए, अपना भी दिमाग लगाया करिए, चीज़ें क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया भ्रष्ट प्रशासन हो गया, घूसखोरी बहुत ज़्यादा चलती थी। यही कारण है कि वो अंग्रेज छोड़ कर गए तो वही आज घूसखोरी चल रही है। सबसे ज़्यादा घूसखोर सरकारी अधिकारी मिलेंगे आपको, पैसा वहीं बढ़ता है। पहले टैक्स कलेक्शन जाता हुआ, बढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ जाता है, और ऊपर से जब सरकार भेजती है क्या बोलते हैं आपको, स्कीमों के माध्यम से, तो वो घटता नीचे तक बिल्कुल नहीं पहुंचता। ये तो थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम चला है तो थोड़ा रुक गया है, लेकिन है अभी भी, मानना पड़ेगा। और क्या हुआ? पुलिस भ्रष्ट पुलिस थी, पुलिस बनाई ही अंग्रेजों ने इसीलिए थी साथियों। याद रखिए, एक बात बताता हूँ आपको लोगों को, इससे पहले, ब्रिटिशर्स से पहले जितने भी राजा महाराजे हुए ना साथियों, चाहे वो बाहर से आए हुए इन्वेडर्स हो, सब ने सेना बनाई, सैनिक बनाए, पुलिस किसी ने नहीं बनाई। ध्यान दीजिए मेरी बात का, पुलिस किसी ने नहीं बनाई, सेना बनाई, सैनिक बनाए, पुलिस का उल्लेख कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैंने बहुत रिसर्च की इसमें, पुलिस ब्रिटिशर्स ने बनाई। क्यों? लोगों के ऊपर लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों का पैसा छीनने के लिए। ये सिस्टम ब्रिटिशर्स की देन है, और यही कारण है पुलिस प्रशासन सब में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। आई बात समझ में? विदेशी शासन, लोगों ने क्या किया कि साथियों, विदेशी चीज का जो चरित्र था, ब्रिटिशर्स का जो चरित्र था, ब्रिटिशर्स का जो कैरेक्टर था, ये विदेशियों को बड़ा कैरेक्टर था कि भाई हम इनको लूटने के लिए आए हैं, बस केवल हम इंडियंस को लूटने के लिए आए। तो वो निचोड़ना चाहते थे, ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस के अंदर से निचोड़ना चाहते थे। टैक्स कलेक्शन के माध्यम से विभिन्न तौर तरीके अपनाए उन्होंने वहां से निचोड़ने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और चूंकि ये विदेशी थे, इन्होंने, ब्रिटिश ने कभी इसको अपना देश नहीं माना। क्यों मानेंगे यार, वो तो लूटने के लिए आए थे, वो भी सी बात है। लोगों जो धीरे धीरे लोग अवेयर हुए तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, आगे तो ब्रिटिश है तो विदेशी है, हमारा सारा कुछ लूट ले जाएंगे। एक प्रशासनिक कारण ये भी था इसका, हो गया। अब देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारणों में क्या था? रंग भेद की नीति, ब्रिटिशर्स ने रेसिज्म अपनाया। मैं बता चुका ऑलरेडी, पहले भी, आप फिर बता देता हूँ। ये गोरे और काले का भेद आ गया। ब्रिटिशर अपना आपको गोरा और ऊंचा समझते थे, इंडियंस को उनके मुकाबले डाउन समझते थे। गोरा और काले का भेद आ गया। चमड़ी का रंग भेद की नीति आ गई साथियों। ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिस्टम चल पड़ा। और धर्मांतरण, मिशनरियों ने, क्रिश्चियंस मिशनरीज जो भी आए थे, धीरे धीरे करके इससे एजुकेशन के नाम पर सारे लोगों का कन्वर्जन करना शुरू कर दिया उन्होंने। लोग घबरा गए, अगे तो पूरे देश को ईसाई में कन्वर्ट कर देंगे। फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल सही मिलेंगे साथी मेरे फैक्ट। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे इस्लामिक रूलर्स ने भी चाहा, लेकिन नहीं कर पाए 100% कन्वर्जन। फिर ये ब्रिटिशर्स ने भी, उनका वो डाइट करते तलवारों के दम पे, इन्होंने इनडाइरेक्ट करना चाहा एजुकेशन के नाम पर, ये भी नहीं कर पाए, लेकिन नुकसान बहुत करेगा लेकिन हमारा इन मामलों में। और जो कन्वर्ट हो जाता था ईसाइयत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती थी गवर्नमेंट नौकरियों में, और उसकी प्रमोशन बहुत जल्दी होती थी औरों के बजाय। प्रलोभन दिया गया लोगों को, आओ हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। और जो कमज़ोर वर्ग के थे लोग, जो जिनकी जड़ें मजबूत नहीं थी ना साथियों, वो कन्वर्ट भी हुए। ये प्रक्रिया आज भी जारी है, साफ बोलता हूँ।
धर्मांतर हुआ, तो इन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। और पदोन्नति के अंदर ये क्या बोलते हैं, प्रमोशन जल्दी उन्हीं की होती थी जो कन्वर्ट होकर के ईसाई बन जाते थे। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। और सैनिक कारण कौन कौन थे साथियों? सैनिक कारण हमारा डिस्कशन कर चुके बंगाल के अंदर साथियों। देखिए क्या होता था साथियों कि बंगाल के अंदर जब आर्मी पुलिस बनाई थी ना उन्होंने, सेना जब बनाई थी, तो उसका लगभग उसके अंदर से 2.5 लाख जो लोग थे सैनिक, वो अकेले अवध की तरफ से थे। 4 प्रेसिडेंसियाँ थी, सबको पता है। कलकत्ता सबसे पहले, मद्रास, बम्बई और क्या बोलते हैं आपकी दिल्ली से बहुत बाद में बड़ी थी, खैर ठीक है। ये 3 प्रेसिडेंसी थी, इसके अंदर बंगाल के सबसे ज़्यादा सैनिक थे। इनका भी अलग अलग कल्चर था, सबका। मद्रासियों का अलग था, बम्बई वालों का अलग कल्चर था आर्मी का। और अवध के जो ऐसा क्या बोलते हैं बंगाल के जो सिपाही थे, खासतौर से भूमिहार, काश्तकार और ये आपके ब्राह्मणों में से ज़्यादातर लिए जाते थे बंगाल के अंदर। जो उस समय का बंगाल मतलब आज का आप लगा लीजिए ये बंगाल, बांग्लादेश, कुछ बिहार तक का हिस्सा, और इसके नीचे चले जाए आप उड़ीसा तक। ये जो पूरा जियोग्राफिकल एरिया, पूरा बंगाल, बृहद बंगाल कह सकते हैं। इसमें से क्या वो क्या बोलते हैं सैनिक इकट्ठी की जाती थी, और उसमें से ज़्यादातर अवध क्षेत्र में से सेना जो है सैनिक भर्ती किए जाते थे। तो उनका कल्चर को धीरे धीरे थोड़ा सा मेंटेन रखा गया उस समय तक। किस समय तक? 1840 के समय तक। 1840 के बाद में क्या किया, जैसे ही अफसर बदले उन्होंने अपना सिद्धांत लागू कर दिया साथियों, और उनके धार्मिक जो चिन्ह प्रतीक थे उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी, और कठोरता के साथ लागू किया कानून कि अपने धर्म को अपने मकानों तक सीमित रखो, सेना के अंदर रहो, सैनिक बन के रहो। क्रिटिकल कर दिया तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। पोशाकों के ऊपर, पहनावे के ऊपर कटाक्ष किए ब्रिटिशर्स ने, उनके रंगभेदी की नीति अपनाई। तो ये बहुत सारे कारण थे जो सेना के अंदर विद्रोह पैदा हुआ, असंतोष जन्मा। डायरेक्ट सैनिक यहाँ पे थे। 1856 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने एक्ट बनाया, मैं आपने पढ़ा चुका हूँ। लॉर्ड कैनिंग ने एक्ट बनाया, उस एक्ट के माध्यम से अनिवार्य विदेश सेवा की शर्त रखी गई। ऑर्डर दिया गया क्या कि सेनाओं को कुछ समय के लिए कंपलसरी है कि विदेश में ड्यूटी करनी पड़ेगी, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो बर्मा हो, जहाँ जहाँ इनके उपनिवेश थे ब्रिटिशर्स के, वहाँ भेजा जाएगा जरूरत पड़ेगी तो। और युद्ध चलते रहते थे इनके साथियों। पब्लिक कम होती तो पब्लिक कहाँ से जाएगी? इंडिया के अंदर पब्लिक का भंडार था पहले से ही, तो पब्लिक को वहाँ से आने का ठीक है, सस्ते पड़ते थे, उनको मरने के लिए भेजते थे, हथियार दिए चलो। ये हुआ, तो उससे क्या हुआ, लोगों में डर का माहौल बैठ गया। और कुछ क्या ब्राह्मणवादी लोगों ने जो थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा था क्या कि अगर आप विदेश में जाओगे तो आपका धर्म खतरे में पड़ जाएगा, आप पाप के भागी बनोगे। अगर समुद्र लांग करके, समुद्र से ऊपर करके, समुद्र के पार करके अगर आप दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो आपको पाप लगेगा। मामला साफ हो गया। विदेश सेवा, मैंने अभी बताया, विदेश में सेवा कंपलसरी कर दी थी। वेतन के अंदर असमानता थी साथियों। वेतन के अंदर एक सेम रैंक के अधिकारी तो क्या कर्मचारी कह सकते, सेम रैंक के कर्मचारी, ब्रिटिश कर्मचारी और इंडियन कर्मचारी के वेतन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। 1857 के आसपास में एक इंडियन सैनिक का वेतन मात्र 7 रुपये हुआ करता था। अब लगा लीजिए अंदाज़ा कितनी महंगाई है, कितनी वो है। चर्बी वाले कारतूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे सैनिक विद्रोह का सबसे मेन कारण, तत्कालीन कारण चर्बी वाले विद्रोह और चर्बी वाले कारतूस माना गया साथियों। चर्बी वाले कारतूस क्या होता है साथियों कि इंग्लैंड के अंदर जो कारतूस और जो गोलियां कह सकते हैं, जल्दी समझ जाओगे, जो गोलियां होती है ना, उनके ऊपर क्या करते थे, जो लोहे का कवच खोल होता था, तो चूंकि उसके ऊपर जंग ना लग जाए, उसके ऊपर, तो क्योंकि महीने कई महीने लग जाते थे। इंग्लैंड से यहाँ तक शिप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता था, सामान आता था, तो उन गोलियों को जंग ना लग जाए इसलिए ऊपर उनकी चर्बी की परत चढ़ाई जाती थी। चर्बी की परत चढ़ा देते, लेयर, उसको चर्बी को पिघला करके, जैसे हम ऑयल लगा देते ना, तेल लिक्विड कर देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता, तो इसी प्रकार वो चर्बी चढ़ा देते, लेयर हल्की थी चर्बी की लेयर चढ़ा देते थे उन कारतूस के ऊपर। उन कारतूस को बंदूकें ऐसी होती थी, पहले मुंह से तोड़ना पड़ता था, और उसके बाद जो बारूद था वो बारूद उसमें डालना पड़ता था। एक मिनट साथियों, एक मिनट। हाँ, तो साथियों हम कहाँ पर थे? चर्बी वाले कारतूस, ठीक। तो उनको क्या करना पड़ता था साथियों, चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोल करके, और वो जो बारूद में होता था उसको बंदूक में डाल करके और उसको भर करके, और फिर जा करके उसकी वो क्या चलाना पड़ता था। तो उसमें चर्बी चूंकि
सस्ता पड़ता था उनको ब्रिटिशर्स को किसकी चर्बी, वही बात आती है, गाय और सूअर की चर्बी का वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनको सस्ता पड़ता था वो। इससे ब्रिटिशर्स में क्या बोलते हैं, सेना के अंदर विद्रोह फैल गया था। और इसकी चर्बी वाले कारतूस की सूचना मंगल पांडे को दी गई। मंगल पांडे एक सैनिक था साथियों, मंगल पांडे एक सैनिक था, ठीक है। ये जो सैनिक ब्राह्मण था, पांडे ब्राह्मण होते हैं, तो इसको जब एक महार मतलब एक अछूत जाति का कह सकते हैं, एक दलित समाज से का जो सफाई कर्मचारी था, उसने इसको सूचना दी मंगल पांडे की, पांडे जी आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या बोला उसने, पांडे जी आप तो हमारी बिरादरी में आ गए, आप तो हमारे साथ बैठ, हम तो आपके साथ बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों झूठ बोल रहा, दूर हो मुझसे, ये ब्राह्मण था हमारे बीच में आना, उस समाज का समाज ऐसा वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि थोड़ा अछूत माना था, दूर से बात करते थे। तो उसने कहा नहीं आप तो चर्बी खाते हो और गाय, और वो भी गाय की। वो कहा नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता। कह रहा हाँ। तो इसने पूछा मंगल पांडे ने कि तुझे क्या पता, तो मैंने खुद देखा। कौन कह रहा है, उसने ये उसके पास लेके गया जिसका कारखाना था, ये और इसके कुछ साथी मिलकर देख करके आए। फैक्ट्री चल रही थी, बीफ गाय भैंस और सूअर काट जा रहे थे, उसमें से चर्बियाँ बनाई जा रही थी और चर्बी एक्सपोर्ट होती थी इंग्लैंड को। उसने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों, क्योंकि तो हमें पैसा मिलता है। और करने वाले कौन, बताऊंगा, एक मुझे तकलीफ होगी आपको भी। उसने कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़े तो कौवे की भी चर्बी निकाल लें वो, इसलिए वो करते थे। इसलिए मंगल पांडे जब आया, मंगल पांडे अपने यकीन नहीं हुआ उसको, लेकिन अपने साथ मंगल पांडे वहाँ गया, तो मंगल पांडे ने अविरोध में उसकी आवाज़ उठाई मंगल पांडे ने। और हाँ, चर्बी का काम करने वाले कौन और अफीम का काम करने वाले कौन, पारसी समाज के लोग भाई साहब, जिसमें से बाद में निकल करके आए दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पारसी समाज से संबंध रखते थे, इसलिए उन्हीं के समाज के लोग ये काम करते थे। खुली आंख, इतिहास में बहुत कुछ राज दफन है साथियों, बताऊंगा बार वन बाय वन करके। तो उनसे क्या बोलते उन्होंने मंगल पांडे को खबर दी। मंगल पांडे ने अपनी सीनियर्स को के सामने आवाज़ उठाई कि क्या ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं होगा शायद, लेकिन वो तो जब देख करके आया तो उसे लगे मैं क्या तो हो नहीं सकता, ये तो मैं तो अपने आंखों से देख करके आया हूँ। इसने अपने सीनियर्स को बताया, सीनियर्स ने अपने सीनियर्स को पूछा कि लोगों के अंदर सेना के अंदर ऐसी बात चल रही है। उन्होंने इग्नोर मारा, छोड़ो यार ऐसे सब चलता रहता, हम देख लेंगे, बड़े अफसर नो इग्नोर मार दिया, छोड़ो यार क्या हुआ। बाद में फिर इनको बातों को इग्नोर मारा, फिर आगे बताता हूँ क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि क्रांति का बिगुल बजा, कब, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया। मंगल पांडे ने क्या किया था, जब आर्मी की परेड हो रही थी ना, आर्मी की परेड हो रही थी, तो इन्होंने प्लानिंग की कि कोई भी आज जो है राइफल को फायरिंग नहीं करेगा ट्रेनिंग के टाइम पे। आप लाइन में खड़े हो गए ट्रेनिंग, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, तो उसने ऑर्डर दिया कि फायर, किसने फायर नहीं किया। मुझे क्या बात है, क्या तकलीफ हो रखी है, जवान जाना चाहता है साहब की चर्बी मिली हुई है कारतूस के अंदर, तो नहीं ऐसा नहीं है। कहाँ है, ये भड़क गए। मंगल पांडे ने मना कर दिया, यूं खड़ा होगा सामने आकर के नहीं चलाऊंगा। इन्होंने अफसर ने इनको तड़ाबड़ी करी और उसने उठा करके अफसर को अपने सीनियर को ही ठाँ बजाई, सीनियर वहीं ले गए। उसने और दूसरे वाले ने ऑर्डर दिया कि इसको पकड़ो, जो पकड़ने के लिए आए उनको भी ठाए, दोनों को वहीं लौटवा दिया इसने। फिर जब ज़्यादा लोग आए तो इसने खुद को सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। कौन, मंगल पांडे को पकड़ लिया और ये विद्रोह फैल गया। फिर मंगल पांडे को पकड़ लिया, मंगल पांडे के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया, उसके ऊपर केस चला, उसका कोर्ट मार्शल किया गया और उसके बाद उसको फांसी दे दी। कब, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई किसी मंगल पांडे को। 6 मई को विरोध कर दिया फिर दोबारा से सेना ने। ये बार ठंडा पड़ा मामला 8 अप्रैल को। अगले ही महीने मई के अंदर आर्मी ने भी क्या बोलते हैं इसके साथ ही विद्रोह कर दिया दोबारा से। फिर इनकी राइफलें छीन ली, 6 मई को विद्रोह कर दिया तो इनकी राइफलें छीन ली और इनको हथियार छीन करके ब्रिटिशर्स ने उसमें रख दिया, हथियार खाने के अंदर। अभी इन्होंने जाकर अपने घरों में बताया, ओहो ये मामला होगा। पब्लिक सारी सपोर्ट में आ गई इनके, बैरकपुर छावनी के अंदर, वहाँ से मामला शुरू हुआ। फिर 10 मई के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया साथियों। लोगों ने जो कैद कर लिए गए थे, इंडिया के सैनिक कैद कर लिए थे ब्रिटिशर्स ने, उनको छुड़ाया, जेलें तोड़ी गई, जेलों से हथियार निकाले गए और जो आया सामने उसी को लपेटा गया। यहाँ से बिगुल बजा क्रांति का। और धीरे धीरे फिर वहाँ से रातों रात लोग चले घोड़ों के ऊपर और दिल्ली पहुँचे। समझ के देखिए क्या सीन रहा होगा भाई साहब।
और उन्होंने बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस के नहीं है, लेकिन वो लोगों ने समझाया, नहीं महाराज, अंतिम मुगल सम्राट चूंकि आप हो, इसलिए आपका जिम्मेदारी बनती है, देश को आज की आपकी ज़रूरत है, आपके कमांडिंग की ज़रूरत है। वो कहा था कि उसने कहा कि मैं 80 साल का बूढ़ा यार, मेरी पेंशन भी नहीं मिलती है, मैं अब क्या करूँगा, डिमोरलाइज हुआ पड़ा था। लोगों ने सपोर्ट किया तो उसके अंदर भी जोश आया, उसने भी कहा ठीक है। फिर उसने लेटर लिखा सब राज्यों की रियासतों को कि सपोर्ट करो, लोगों ने सपोर्ट किया। वहाँ से शुरुआत हुई क्रांति की और लोगों ने बादशाह बना दिया, भारत का डिक्लेयर कर दिया बहादुर शाह जफर को, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, इधर हो गया। कर्नल रिप्ले का मर्डर कर दिया, दिल्ली पहुंचे लोग और कर्नल रिप्ले जो था वहाँ दिल्ली का एक जनरल था ब्रिटिश, उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद साइमन फेजर जो दिल्ली का एक और दूसरा अधिकारी, उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी। और लेफ्टिनेंट विलोबी, और जब बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया बादशाह। एलटी मतलब लेफ्टिनेंट, ल्यूटिनेंट बोलते इंग्लिश में, लेफ्टिनेंट बोल देते हिंदी में। तो लेफ्टिनेंट विलोबी करके एक अधिकारी था, ये अधिकारी इनको 1 बाय 1 करके मर्डर कर दिया इनका। जफर जो है हाँ बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, जन सहभागिता था, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, जन सहभागिता, जब पब्लिक ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्रांतिकारियों को। और अवध के अंदर जिनमें से कि करीब 1.5 लाख लोग लड़ रहे थे ना क्रांति की लड़ाई, उसमें से 1 लाख लोग आम नागरिक थे। 1 लाख लोगों का ऐसे लोग थे जिनका कि कोई लेना देना ही नहीं था उससे, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए, अपने आन बान और शान के लिए लोग लड़े। ठीक है, 1 मिनट आ गया। ये हो गया। ठीक है, फिर किस किस लीडर ने कहां कहां पर क्रांति को उभारा, सपोर्ट किसने किया, लीडर कौन बना, कमांडिंग किसने की, वो देख लेते हैं एक बार। दिल्ली के अंदर केंद्र था, इस क्रांति का केंद्र था दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर ने कमांडिंग संभाली। और जफर का एक सेनापति थे जनरल बख्त खां, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया साथ ही इसके अंदर, क्योंकि जफर तो बूढ़े हो गए थे ना, बूढ़े हो गए थे, उनका उतना कुछ खास था नहीं कमांडिंग पे, नेतृत्व में। लेकिन ये जनरल, इनके जो जनरल थे जनरल बख्त खां, इन्होंने बहुत अच्छा कमांड किया साथियों। और कानपुर के अंदर नाना साहब पेशवा, नाना साहब पेशवा गोद लिए हुए पुत्र थे किसके, बताइए जरा, आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ। नाना साहब पेशवा दत्तक पुत्र थे किसके, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, मराठा साम्राज्य में। देखिए जरा कौन बताएगा, देखते कितने लोग बता पाते हैं, या कुछ याद भी है, या अगला आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला मामला चल रहा है, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। तो नाना साहब पेशवा था, इनको पेंशन दे करके पूना से कानपुर भेज दिया गया था, और वो भी इनकी पेशवा पेंशन समय पर नहीं मिलती थी। ये भी विरोध किए हुए बैठे थे, इनको मौका मिला और इन्होंने भी विद्रोह में संपूर्ण रूप से भाग लिया, नाना साहब पेशवा। ठीक है, सो 26 जून ह्यू व्हीलर जो कि क्या बोलते हैं दिल्ली कानपुर का वो था, ब्रिटिश का कमांडर था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था साथियों, आत्मसमर्पण कर दिया था। ये इधर का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा इधर का देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, लखनऊ के अंदर कमांडिंग किसने की साथियों, लखनऊ के अंदर कमांडिंग की लखनऊ की बेगम हजरत महल करके एक रानी थी, बेगम थी हजरत महल करके, ये मेन, और इसका बेटा बिरजिस कादिर जिसका नाम था। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है साथियों, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, कहीं पर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा बेगम हजरत महल, तो वहाँ पर आपने टिक मार करना हजरत महल का, और जहाँ पर दिया जाए आपको बिरजिस कादिर, वहाँ पर बिरजिस कादिर को टिक मार करना है, और जहाँ पर दोनों का ही ऑप्शन दिया जाए वहाँ पर आपने करना है बिरजिस कादिर ओनली। क्यों, क्योंकि मेन नेतृत्व करता था बिरजिस कादिर था, और ये रानी जो थी महल के अंदर से ही वो करती थी, नेतृत्व करती थी, डायरेक्शन देती थी, और मेन लड़ाई लड़ता था इसका बेटा बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर की माँ थी बेगम हजरत महल, लखनऊ से ये इन्होंने अपना बिगुल बजाया क्रांति का। और रोहिलखंड के खान बहादुर बख्त खान बहादुर था, बरेली के अंदर 40,000 सैनिक के साथ में, अपने 40,000 सैनिक के साथ में इन्होंने लड़ाई लड़ी, आज़ादी की पहली लड़ाई। बिहार के जगदीशपुर की छोटी सी रियासत इसके थे कुंवर सिंह, हैं राजा कुंवर सिंह बोल देते, इन्होंने लड़ाई लड़ी। फैजाबाद के मौलाना अहमदुल्ला हैं, फैजाबाद यानी कि आधुनिक अयोध्या जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मौलाना अहमदुल्ला ने क्रांति का बिगुल बजाया। झांसी के अंदर लक्ष्मीबाई, मैंने सारी बराम कहानी पता झांसी तो अभी आपको। और फिर तात्या टोपी इनके साथ मिल गए थे, तात्या टोपी ने लक्ष्मीबाई ने मिलकर के लड़ाई लड़ी। और साथ किसने दिया, देखो अभी गद्दारी किसने की साथी, वो देख लेते हैं। गद्दार बहुत लोग हुए साथियों हमारे साथ, लड़ाई जीत गए थे, ज़्यादातर मामलों में जीत गए साथियों, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से वो दोबारा हावी हो गए ब्रिटिश हमारे ऊपर। कौन कौन थे गद्दारों में, सबसे नंबर 1 पे गद्दार आता है साथियों, ग्वालियर के सिंधिया।
कौन? ग्वालियर के सिंधिया फैमिली, इन्होंने समर्थन किया। ये समर्थक थे ब्रिटिशर्स के। महादजी सिंधिया ने तो साफ ओपनली बोल दिया था कि इंडिया तो है ब्रिटिशर्स के लिए, हम उसका सपोर्ट करेंगे। महादजी सिंधिया के स्टेटमेंट है ये, जो कि राजा हुए थे 1935 तक। रेलवे लाइन थी मध्य प्रदेश के अंदर खुद की, आई बात समझ में? पूरा मध्य प्रदेश में कोई एक छत्र राज था सिंधिया परिवार का। 1935 से पहले पहले रेलवे लाइन थी खुद की उनकी, समझे? बागपत में शामिल, हाँ बागपत के साथ, बागपत एक जो परगना था यहाँ का, एक बड़ौत में शामिल। कहाँ के थे? बड़ौत के। बड़ौत के एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाला शख्स था ये। और इन्होंने क्या किया साथियों, 84 गाँवों के अंदर घूम घूम करके, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता था कि पंचायतें होती हैं, 84 गाँव की पंचायत, 360 गाँव की पंचायत, 20 गाँव की पंचायत, 50 गाँव की पंचायत। तो इसी प्रकार से खाप 84, नाम सुना होगा आपने, खाप 84। तो 84 गाँव की पंचायत को खाप 84 बोलते हैं। तो 84 गाँव के अंदर घूम घूम कर इसने प्रचार किया। किसने? शाहमल ने। शाहमल ने, जो कि बड़ौत का रहने वाला था, और लोगों को इकट्ठा किया और क्रांति का बिगुल बजाया। और सिंचाई विभाग के कार्यालय पे इन्होंने कब्जा कर लिया और वहीं से अपना ऑफिस बना करके काम कर चलाया। और वो वहीं से न्याय कार्यालय का आ गया वो, क्यों? क्योंकि जो भी आसपास का क्षेत्र जो कोई समस्या आती थी वहीं आकर लोग अपना समाधान करवाते थे इनके लीडरशिप में। बाद में फिर एक अंग्रेज अधिकारी ने इनकी मृत्यु कर, इनको मर्डर कर दिया और इनको शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इनका गर्दन जो है सरेआम लटका दी गई, लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए, ताकि कोई दोबारा विद्रोह ना कर सके। लोगों ने बहुत बलिदान दिए हैं साथियों, याद रखना उन बलिदानों को, भूलना मत कभी। सही बता रहा हूँ आपको। दमन कैसे किया अब इन्होंने, अब देख रहे थे दमन कैसे किया, कि क्या क्या किस किन कारणों से, कौन कौन से अधिकारी थे जिन्होंने दमन किया, दबा दिया गया इस क्रांति को। तो लॉर्ड कैनिंग ने साथ सेना बुलाई इंग्लैंड से। लॉर्ड कैनिंग ने सेना बुलाई इंग्लैंड से, और उसको हथियार और गोला बारूद दे करके ज़बरदस्त तरीके से विद्रोह को दबाया गया। और जो खर्चा वहाँ से हुआ, जो खर्चा उन्होंने आर्मी के ऊपर किया, बंदूकों पे, हथियारों पे, गोला बारूद के ऊपर किया, उसको बाद में उगा लिया गया इंडिया से ही, इनडायरेक्ट वे में टैक्स की करें बढ़ा करके। बहुत सारे कानून बनाए गए 1858 से लेकर 1856 तक। 4 प्रमुख कानून बनाए गए। कौन कौन से? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विधान, और आईपीसी, इंडियन प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और पुलिस एक्ट 1861 का पुलिस एक्ट, जिसके ये 4 प्रमुख का वो बनाए गए, कानून बनाए गए इंडियंस को दबाने के लिए। और उसी से ही मामला चला, फिर निचोड़ा गया लोगों को हथियार रखने बैन लगा दिया गया। सिखों को बैन लगाया गया कि एक कृपाण को छोड़कर आप कुछ नहीं रख सकते। हमारे यहाँ पर साथियों हर घर में हथियार होते थे। अब आई बात समझ में? सबके घरों में हथियार होते थे, लीगलाइज होते थे। ब्रिटिशर्स ने आकर उसके ऊपर कानूनन तरीके से बैन लगाया। यही कारण है कि आज किसी के हथियार और घर में रहे ही नहीं हथियार। ठीक है, कैनिंग ने सेना बुला ली, सेना को हथियार सप्लाई किया, और इलाहाबाद के अंदर जनरल नील जो ब्रिटिश अधिकारी थे इन्होंने दबाया इलाहाबाद में। और एज जनरल एनसन करके जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, इसने कहाँ का दबाया? फिरोजपुर पंजाब, जालंधर पंजाब, फूलवर और अम्बाला, उस समय का पंजाब और आजकल ये हरियाणा प्रांत के अंदर है, चंडीगढ़ के पास में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट जो है, इसको दबाया। और बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया रंगून। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून। इनके 2 बेटों को ऑन द स्पॉट मार दिया गया, और 2 बेटों को इनके साथ मिला करके इन्हें भेज दिया गया बर्मा की राजधानी रंगून। वहाँ पर इनकी कब्र आज भी है। क्लियर? साथ किन्होंने दिया? हाँ भाई साहब क्या बात, साथ ब्रिटिशर का इन्होंने दिया, सिखों ने। सिख रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट, 2 रेजिमेंट ऐसे थे जिन्होंने ओपनली ब्रिटिशर्स ने इनको प्रलोभन दे करके अपने साथ मिला लिया। ये टर्निंग पॉइंट था इंडियंस के हारने का। क्यों? क्योंकि सिख साथियों आज भी देख, सिख कौम बहुत बहादुर होती है, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, जहाँ जाती है बैंड बजा देती है। इन्होंने, हमारे लोगों ने हमारा को ही मारा, हमारे लोगों ने हमारे लोगों के द्वारा हमारे लोगों को मरवाया गया। ब्रिटिशर्स ये खेल खेलते थे, समझे? सिख रेजिमेंट ने सपोर्ट किया, मद्रास रेजिमेंट ने सपोर्ट किया। और दिल्ली के अंदर जॉन निकोलसन,
ने दबाया विद्रोह को। जॉन निकोलसन नाम का एक अधिकारी था जो कि घायल हो गया साथी विद्रोह के दबाते दबाते, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और असफल क्यों हुए साथी, ये कारण क्या था असफलता का, कि ये विद्रोह जो असफल क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि समाज के सभी वर्गों में चेतना का अभाव, सभी वर्गों ने लड़ाई नहीं लड़ी। खास तौर से ये वाइट कॉलर लोगों ने, वाइट कॉलर लोगों को बोले तो सरकारी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे, पढ़े लिखे सभ्य समाज जो था, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कोई सपोर्ट नहीं करी क्रांतिकारियों की। लड़े कौन? वो कुछ बताता हूँ कौन कौन लड़े, कौन कौन नहीं लड़े। कारण क्या था? जमींदारों ने साथ ही साथ नहीं दिया। जमींदार क्यों? क्योंकि उनकी जमींदारी चली जाती, अगर वो दोबारा आ जाते तो जमींदारी तो ब्रिटिशर्स की ही देन थी। ब्रिटिशर्स के ही माँ था जमींदार, किसानों का खून चूसने के लिए बीच बिचौलिए बन गए थे। उन्हें पता था अगर ये जमींदार ब्रिटिश चले जाएंगे तो हमारी ज़मीनों फिर दोबारा कब्जा कर लेंगे विद्रोही किसान वगैरह। तो किस जमींदारों ने, सामंतों ने हाथ खड़े कर दिए, बल्कि उनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स का। जिन्होंने, जमींदारों ने, सामंतों ने, महाजनों ने और व्यापारियों ने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, ना कि इंडियंस को। और पटियाला का घराना, पटियाला का राज घराना, इन्होंने साफ सपोर्ट किया। नाभा का राज घराना, पंजाब के अंदर पटियाला का राज घराना में कौन निकल कर के आया बाद में? एट प्रेजेंट में, अभी कुछ समय पहले जो कि सीएम बने, कौन? पंजाब के सीएम, बता दें पंजाब से रहने वाले स्टार्ट बने। इससे जो आया एट प्रेजेंट इस टाइम सीएम, उससे पहले जो सीएम था वो पटियाला खानदान का ही था। नाम पता है? ये बताऊं? इशारा ही काफ़ी है, समझ जाओ। फिर सिंध के लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया, कश्मीर की आर्मी ने सपोर्ट, कश्मीर के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। ग्वालियर तो आ ही गया, ग्वालियर का तो था ही, ये क्या बोलते सिंधिया, ये तो ग्वालियर का ही था सिंधिया फैमिली। इंदौर के होलकरों ने भी सपोर्ट नहीं किया साथ ही, इंदौर के होलकर भी गद्दार निकले, इन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया। और सिखों ने, मैं बता चुका हूँ, सिखों ने भी सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को। और क्या कारण था कि संगठन का अभाव था साथियों, इकट्ठा सिस्टम नहीं लड़ा गया, संगठन का अभाव था। कोई सब अपने अपने पॉलिटिकल इश्यूज को देख कर लड़ रहे थे, किसको जहाँ फायदा वो वहीं लड़ रहा था। एक छत्र, एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लड़ रहे थे। कमांडिंग एक आदमी के हाथ में नहीं थी। संचार के साधनों का अभाव था। संचार के साधनों पर, ट्रेनों के ऊपर हैं, शिप्स के ऊपर, डाक और तार, ये जो सिस्टम है कम्युनिकेशन, इसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, उन्होंने फटाफट दबाया। निश्चित समय सीमा, कोई फिक्स डेट नहीं थी। 31 मई 1857 की डेट डिक्लेयर की गई थी, लेकिन उससे पहले बिल्कुल बच गया था। तो सारे देश में एक ही समय पर नहीं खड़ा हो पाया था संगठन, अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग समय पर जैसे जैसे फैलता गया वैसे वैसे वो पीछे पीछे अंग्रेज उसको दबाते गए। निश्चित समय सीमा नहीं थी। देशीय राजा देशद्रोह निकले, मैंने बताया अभी आपको, ये शब्द है, देशीय राजा उन्होंने देशद्रोह किया, क्रांतिकारियों को सपोर्ट नहीं किया। और पटियाला के राजा, जब मैंने बताया पटियाला के नाभा के जींद हरियाणा प्रांत में है ये, जींद का नवाब, ये गद्दार निकले साथियों। अफगानों ने साथ नहीं देना, नेपाल के शासकों ने साथ दिया। तो ये कुछ कारण थे विद्रोह के असफल होने में। और क्या था? सांप्रदायिकता का खेल खेला गया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया साथियों। ब्रिटिशर डिवाइड करते थे, डिवाइड एंड रूल, सबको पता है। पंजाब में फरमान जारी कर दिया, झूठा फरमान जारी कर दिया ब्रिटिश ने, किसके नाम से? बहादुर शाह जफर के नाम से। क्या कि जैसे ही हम ये क्रांति सफल होगी, जैसे ही हम जीतते हैं, तुरंत जिन भी सिखों ने देशद्रोह किया है उन सबको फांसी दे दी जाएगी। सिखों के ब्रिटिशर्स ने प्रचार किया कि ये लोगों, झूठा प्रचार किया, नकली स्टैम्प पेपर बनवाया, पेपर पंपलेट जिसको बोलते हो आजकल, पेपर बनवाया और जगह जगह जाकर चिपका दिए। क्या नाम था उसमें? बहादुर शाह जफर का। कि बहादुर शाह जफर ने ऑर्डर जारी किया है कि जैसे ही जीतेंगे हम, क्रांतिकारी जैसे जीतेंगे, सब सिखों को फांसी दे दी जाएगी। तो पंजाब के सिख डर गए, क्या अगर ऐसा हो गया तो हमारे लोग मारे जाएंगे। उन्होंने सपोर्ट करने का मना कर दिया। चाल खेली ब्रिटिशर्स ने, नाम बदनाम हुआ बहादुर शाह जफर का। ये अंग्रेज बहुत आरामखोर होते हैं साथियों, भी इनके चालबाजों शिकार हम आज भी हो रहे हैं। हमारे लोग समझ ही नहीं पा रहे इन चीज़ों को। पंजाब का फरमान हो गया। आधुनिक शस्त्रों का अभाव था साथियों। आधुनिक शस्त्र हमारे पास आदि नहीं थे, हमारी आर्मी उतनी नहीं थी साथियों। जो लोकल लो आदमी यार तीर तलवार भालों से लड़ रहे थे हमारे लोग, साधारण परंपरागत हथियार थे। और ब्रिटिश की आर्मी डेवलप्ड आर्मी थी, वो सिविलाइज्ड आर्मी थी, वो बोर्न टू फाइट थे, उनके पास हथियार अच्छे थे, बंदूकें दूर तक मार करने वाली तोप थी उनके पास,
और तोप के ऊपर तो बहुत से क्रांतिकारियों को तोप के मुंह के ऊपर बांध कर उड़ा देते थे। 37 लाख लोगों ने बलिदान दान दिया साथियों, कहीं नहीं ऑफिशियल रिकॉर्डिंग। इंडिया राजू कहता है कि अनऑफिशियल है 37 लाख लोग मारे गए टोटल से, लास्ट से स्टार्टिंग तक के बीच में बता रहा हूँ आपको। सांप्रदायिकता का खेल खेला गया, पंजाब का फरमान हुआ, आधुनिक शस्त्र का भाव था, और क्या था, संसाधनों का भाव था साथियों। सोर्सेज हमारे पास कम थे, ठीक है। और क्या था, सैनिकों की कमी थी, सैनिक हमारे उतने डेवलप सिविलाइज आर्मी नहीं थी। 1 मिनट साथियों, ठीक है। तो सैनिकों की कमी थी, ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह असफल हुआ साथियों। कुछ छोटी डिटेल और बची है, मैं टेलीग्राम पोस्ट कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे आगे आगे क्या क्या रहा है। तो अपने कंटिन्यू स्टडी को बरकरार रखिए साथियों, माइंड सेटिंग को संभाल कर रखिए। 2 महीने से कम का समय बचा है, टाइम पीरियड को बढ़ा दीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, और अपने कंटिन्यू स्टडी में लगे रहिए। जब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू सो मच, जय हिंद और जय भारत।